हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका जो एनटीपीसी फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये एग्ज़ाम 30 जनवरी तक चलेगा। आज के इस सेशन में हम लोग 19 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है 1 पेटाबाइट इक्वल टू डैश टीबी। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1 पेटाबाइट में कितना टीबी होता है। टीबी बोले तो सर टेराबाइट, टीबी बोले तो टेराबाइट। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था और आपके पीछे के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 1 केबी इक्वल टू डैश बाइट होता है। ये चीज़ आपके पीछे के सेशन में पूछा जा रहा था और मैंने वहीं पे आपको बताया था कि जब भी आपसे 1 केबी इक्वल टू डैश बाइट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1024 बाइट। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 MB में कितना केबी होता है तो आप क्या कहेंगे, 1024 केबी। केबी बोले तो किलोबाइट, 1 MB में 1024 केबी। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे 1 GB में कितना MB होता है तो आप क्या कहेंगे, सर 1024 MB होता है। कितना में सर, 1 GB में। GB बोले तो गीगाबाइट, MB बोले तो मेगाबाइट। ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको बोल दे कि 1 TB में कितना GB होता है तब आप क्या कहेंगे, 1 टेराबाइट में कितना GB, तो आप सभी कहते हैं सर 1024 GB होता है। और ध्यान रखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 1 PB यानी कि पेटाबाइट में कितना TB तो आप कहेंगे सर 1024 TB। 1 पेटाबाइट में कितना TB हो जाएगा, 1024 TB हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू, तो आप सभी कहेंगे सर 1024 TB। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ऐसे आप इन सारे पॉइंट को याद करके रखेंगे। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सर कि जब CO2 चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है। पूछा जा रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रिसिपिटेट बनता है, कौन सा अवक्षेप बनता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि चूने का पानी हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर, CaOH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। और यही चूने का पानी जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो एक पतला लेयर बना लेता है। किस चीज़ का सर, तो सर कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब CO2 चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सर CaCO3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल सा चीज़ है और इसको आप डेली लाइफ में फील भी करते हैं। जैसे आपके गांव में किसी के घर में पुचारा होता है या चूना किया जाता है तो आप सभी क्या करते हैं सर, मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं। अगर घर में चूना करना होता है तो हम लोग मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं। सर जो मार्केट से हम लोग चूना खरीद के लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना, यानी कि क्विक लाइम। और ये जो क्विक लाइम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब आप मार्केट से चूना खरीद के लाते हो तो इसके साथ आप क्या करते हो सर, वाटर भी मिलाते हो। क्या करते हो सर, पानी को भी ऐड करते हो। जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप अपने घर में क्या करते हो, पुचारा करते हो या घर की सफ़ेदी करते हो। जब आप घर की सफ़ेदी करते हो तो उस समय आपको ज़्यादा चमक नहीं दिखता है, चमक आपको 2-3 दिन बाद दिखता है। तो सर इस 2-3 दिन में क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं अरे चूना सूखेगा तब ना चमक आएगा। भाई चूना सूखता नहीं है। क्या होता है कि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपके एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है सर, अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि रिएक्ट कर लेता है।
और क्या बना देता है दीवार पे सर, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली लेयर बना देता है जिसको आप अवक्षेप बोलते हो। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा लेयर सतह बना देता है जो आपको क्या दिखता है सर, चमकीला दिखाई पड़ता है और आप कहते हो कि चूना अब चमकने लगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आपका वाटर भी होता है, जल भी होता है, आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आप सभी कहेंगे सर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है सर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और मेनली सर क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज पे बल दिया गया है, किस चीज पे फोकस किया गया है, तो सर GHG का इमिशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन प्रोडक्शन कम से कम हो, इसी बात पे बल दिया गया है। किसमें सर, क्योटो प्रोटोकॉल में। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया, तो सर 1997 में अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा गया है कि गूगल की मूल कंपनी है। जी हाँ, आपके पीछे की शिफ्ट में गूगल से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो कौन है सर, तो सर गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं। CEO पूछा जाए तो सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि गूगल की मूल कंपनी है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक है। गूगल की मूल कंपनी कौन सी है सर, अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है सर, 5वें नंबर का क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज करा। किसने करा सर, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज करा। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछ दिया जाए तब आप क्या कहेंगे सर, तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज करा। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने करा, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। और नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको बोला जाता है, तो रदरफोर्ड को बोला जाता है। परमाणु को किसने खोजा, तो जॉन डाल्टन ने खोजा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है सर कि शुष्क बर्फ को डैश के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि शुष्क बर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर ठोस CO2 को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ डैश के रूप में जाना जाता है, तो ठोस CO2 के रूप में जाना जाता है। और हाँ ध्यान में रखिएगा सर कि जो आपका शुष्क बर्फ होता है सर, जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को भी शो करता है। आपका जो शुष्क बर्फ है ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को भी क्या करता है सर, शो करता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है, आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। और ये आपका एक एग्जाम्पल है सर, किस पदार्थ का, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ का। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य कान की छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य कान की छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप सभी बार बार रटते रहते हैं। आप कहेंगे सर कभी नहीं रटते हैं, हम लोग तो बस ये जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। मेरे मित्र आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है वो कहाँ मिलती है सर, तो आपके कान में मिलती है। और कान के किस भाग में सर, तो मध्य कान में मिलती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर स्टेप्स हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था मध्य कान की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर स्टेप्स कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप सभी झट से कहते हैं सर फीमर। और ये फीमर हड्डी कहाँ मिलता है सर, तो ये आपके थाई में मिलता है, यानी कि जांघ में मिलता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप सभी को ये चीज़ मालूम होगा। आपसे पूछा जा रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क कहाँ पे यूज होता है सर, कंप्यूटर में यूज होता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि आपके कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहला आपका होता है प्राइमरी और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी।
ध्यान में रखेंगे कि आपके कंप्यूटर में जो रैम लगा हुआ रहता है या जो रोम होता है या फिर जो आपका इप रोम होता है या इप रैम होता है, ईपी रैम या ईपी रोम, इस तरह से ये सब के सब क्या हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं। जबकि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है सर, फ्लॉपी डिस्क, या फिर जो आपका हार्ड डिस्क है, या फिर जो आपका हार्ड डिस्क है, ये क्या है सर, तो ये सब के सब सेकेंडरी मेमोरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सर ये सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है सर, सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, पीछे के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वृद्धि हार्मोन को कौन सा ग्रंथि स्रावित करता है, वृद्धि हार्मोन को कौन सा ग्रंथि स्रावित करता है। अगर आपने पीछे वाला सेशन देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से करेंगे, क्या कहेंगे सर, पीयूष ग्रंथि सेक्रेट करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है सर, वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। ध्यान में ये भी रखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं सर, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे सर, लीवर, यानी कि यकृत जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान में ये भी रखेंगे कि यकृत, लीवर क्या करता है सर, तो बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर में पित्तरस कहाँ से निकलती है, बाइल जूस कहाँ से निकलती है, तो यकृत से निकलती है। यकृत क्या है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्तरस का संचयन कहाँ पे होता है, अगर ये चीज़ पूछ लिया जाए तो आप सभी कहेंगे पित्ताशय में होता है, यानी कि गोल ब्लैडर में होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल, और ये चीज़ भी आप सभी जानते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ज, ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है सर, हर्ज होता है। किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हर्ज क्या थे सर, वैज्ञानिक थे, और इसका पूरा नाम क्या था, हेनरिक हर्ज। इसका पूरा नाम क्या था सर, हेनरिक हर्ज था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था आवृत्ति की इकाई HZ यानी कि हर्ज किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो आप कहेंगे हेनरिक हर्ज के नाम पर रखा गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है कि पानी की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर पानी की हार्डनेस को हम लोग परम्यूटेट विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं सर, दूर कर सकते हैं। परम्यूटेट विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं सर, दूर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये पानी की कठोरता से क्या मतलब होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जल होता है ये दो प्रकार के होते हैं सर। एक होता है आपका कठोर जल जिसको आप हार्ड वाटर बोलते हो, और एक होता है आपका मृदु जल जिसको आप क्या बोलते हो सर, सॉफ्ट वाटर बोलते हो। ध्यान में रखेंगे कि जो पानी की हार्डनेस होती है वो किसके चलते होती है, तो सर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के चलते, या फिर आप कह सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के चलते पानी में कठोरता की गुण आ जाती है। अच्छा, अगर आपका पानी हार्ड होगा तो उसकी क्या गुण होगी, तो सर जो पानी आपका हार्ड होगा वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, जबकि जो पानी आपका सॉफ्ट होगा वो साबुन के साथ क्या करेगा सर, झाग उत्पन्न करेगा। तो आपसे यही चीज पूछा जा रहा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर परम्यूटेट विधि अपनाते हैं। और ऐसे पानी की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके भी उसकी कठोरता को, हार्डनेस को कम करते हैं। लेकिन आप मेन चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि पानी की कठोरता को दूर करने का जो मेन विधि है वो कौन सा है सर, परम्यूटेट विधि है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। आपका ऑप्शन है ASLV, PSLV, GSLV, MSLV। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये लॉन्च व्हीकल्स क्या होता है, तो मैंने पीछे के सेशन में बताया है, ऐसे समझ लीजिए कि सर लॉन्च व्हीकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेपण यान कहते हैं। और साधारणतः ये आपका एक प्रकार का रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को उसके कक्षा में ले जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अभी जो आपके पास लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान है, वो कौन कौन सा है, तो सर SLV-3 है जिसका पहले यूज किया जाता था। इसी को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया सर, ASLV बनाया गया, और फिर क्या बना, PSLV बना, और उसके बाद क्या बना सर, GSLV बना। ध्यान में रखेंगे सर कि SLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया सर, ASLV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स।
ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट जो है आपका पीएसएलवी, इसका फुल फॉर्म आपको पीछे के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान में रखेंगे। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रेनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सर आपके पास टोटल लॉन्च व्हीकल्स कितने हैं, तो 4 हैं, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। आप कहेंगे सर एएसएलवी तो आप अभी बताएं क्या फुल फॉर्म होता है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पीएसएलवी भी मेरा लॉन्च व्हीकल्स है और जीएसएलवी भी क्या है सर, लॉन्च व्हीकल्स है, जबकि एमएसएलवी जो है ये लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे दोबारा पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।